अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मोशन के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ है। इससे पहले की क्लासेस में लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कवर किया था। ठीक है, मैं हल्के से आपको रिकैप दे दूं कि सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था। हमने एक डेरिवेशन ड्राइव की थी और वो डेरिवेशन थी F इज़ इक्वल टू ma की। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक है, यानी मास जितना बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन कम होगा और फोर्स जितनी बढ़ाएंगे उतनी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। लिहाजा ये हमारे पास सेकेंड लॉ था। आज जो मेन टारगेट है वो हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, थर्ड लॉ को अक्सर आपने जो है वो सुना होगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड लॉ को मैं डिफाइन करूँगा कि एवरी एक्शन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इन डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन मिलता है और वो हमेशा इक्वल होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अब इसको ये तो हमने लॉ पढ़ लिया, इसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि कैसे हर एक्शन का रिएक्शन बराबर होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, के लिए मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, जो कि हमारी बुक के अंदर भी मेंशन है। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर अ पर्सन थ्रोज अ बॉल ऑन अ वॉल। अगर एक पर्सन एक बॉल को वॉल पे थ्रो करता है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ बॉल। ये स्टूडेंट मेरे पास बॉल है। ठीक है, मैं इस बॉल को इस वॉल पे थ्रो करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वॉल है। आप सबको पता है कि जब बॉल को मैं वॉल पे थ्रो करूँगा तो ये बॉल यहाँ के इस पे लगेगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, स्ट्राइक करने के नतीजे में स्टूडेंट द बॉल अप्लाइड द फोर्स ऑन द वॉल विच इज़ द एक्शन। ठीक है, मैंने बॉल फेंकी, ये मेरा एक्शन है। बॉल जाकर वॉल पे स्ट्राइक करेगी, दिस स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल ऑन द वॉल। ठीक है, इट मीन्स द बॉल अप्लाइड द फोर्स ऑन द वॉल, इट इज़ द एक्शन। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे ही ये बॉल यहाँ पे आएगी और इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी, उस लम्हे जो बॉल है वो वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी विच इज़ F। ठीक है, और जब बॉल वॉल पे फोर्स लगा चुकेगी तो उसके बाद क्या बॉल वॉल के अंदर चली जाएगी? नहीं। ठीक है, क्या बॉल वॉल पे स्टिक हो जाएगी? नहीं। क्या होगा, वॉल पे जब आप बॉल को हिट करेंगे तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल फ्रॉम द वॉल इट विल बाउंस बैक, वो बाउंस बैक होगी। और वो बाउंस बैक क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो स्टूडेंट यही रीज़न है इसके पीछे कि जब मैंने बॉल को थ्रो किया वॉल के ऊपर तो बॉल ने वॉल पर फोर्स लगाई। ठीक है, ये था एक्शन। उसके नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स आई। वो रिएक्शन फोर्स किसने लगाई? वॉल ने। वॉल ने बॉल पर एक रिएक्शन फोर्स लगाई और उसके नतीजे में वॉल ने बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में भेजा, यानी बाउंस बैक किया। इसका मतलब ये हुआ, जब फोर्स बॉल लगा रही थी इसके ऊपर, यानी मैं अगर यहाँ मेंशन ना करूँ और यहाँ करूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊँगा कि बॉल जो है वो फोर्स लगा रही थी वॉल के ऊपर जब एक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, वॉल ने रिएक्शन फोर्स लगाई, यानी जैसे ही आप फोर्स ये लगाएंगे तो ये अब वॉल फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर और इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। इसका मतलब है अगर ये फोर्स F है, इट इज़ एक्शन, रिएक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल फ्रॉम द आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द वॉल। वॉल से टकराने के बाद अगर बॉल आपकी बाउंस बैक हो रही है, इसका मतलब है वॉल अब बॉल पर फोर्स लगा रही है, जो हमेशा इक्वल होगी। जितनी फोर्स ये है उतनी फोर्स ये होगी, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर ये F है तो ये -F होगा। एक्शन और रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है, और जब दो चीज़ें अपोजिट होती हैं वेक्टर में तो हम उसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। अगर F यहाँ पर है तो नेगेटिव ऑफ F यहाँ पे होगा, यानी दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। लिहाजा हमने यहाँ सीखा कि एवरी एक्शन, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है, जो कि बॉल और वॉल की थी। उसमें हमने ये सीखा कि जब भी हम वॉल को स्ट्राइक करेंगे वॉल पर, ठीक है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल विल बाउंस बैक। ठीक है, ये बाउंस बैक क्यों हो रही है? क्योंकि हमने एक्शन किया था बाय स्ट्राइकिंग द बॉल। रिएक्शन ये हुआ कि वॉल ने बॉल पर फोर्स लगाई और बॉल मेरी तरफ वापस आ गई। ठीक है, ये दोनों
केसेस में एक्शन और रिएक्शन में दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, दे बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं कहूँ कि मैं बॉल को वॉल पे फेंकता हूँ और वो ज़्यादा स्पीड से आती है, ज़्यादा फोर्स से वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा वो इक्वल फोर्स से आएगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ये हमने स्टूडेंट पहली एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की है। अब मैं इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये एक बॉल की है और ये तमाम की तमाम वो एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। अब मैं एग्जांपल देने लगा हूँ आपको एक टेबल पे, ठीक है, डेस्क पे, एक टेबल पे अगर मैं एक बुक को रख दूँ, यानी अ बुक लाई ऑन अ टेबल, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा एक टेबल बनाने की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भी अपने पास बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। ठीक है, अगर इस टेबल के ऊपर मैं एक बुक रख दूं, ठीक है, एक बुक मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट ये बताएंगे मुझे कि अगर एक बुक टेबल पे रख दी जाए तो इसमें एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। सवाल मेरा आपसे है, ये है मेरे पास एक बुक, अ बुक लाई ऑन अ टेबल, इसमें क्या होगा एक्शन और क्या रिएक्शन होगा, ये आपने समझना है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई चीज़ किसी टेबल पे रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा कहाँ होगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब है वेट का किसी चीज़ पर अप्लाई होना। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फ्लोर पे खड़ा हूँ तो मेरा वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस इज़ एक्शन, ठीक है। माई फोर्स, माई वेट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट हमारा हमेशा डाउनवर्ड होता है और ये हमारा एक एक्शन है, यानी मैं यहाँ पे इस फ्लोर पे खड़ा हूँ तो ये एक्शन है, मेरा वेट नीचे है और इसके बदले में जो मुझे रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होता है और बराबर होता है, वो क्या है, नीचे से जो फ्लोर है जिस पे मैं खड़ा हूँ, रूम का जो फ्लोर है, वो मुझे एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से मैं बैलेंस आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अगर मेरा वेट खुदा ना खासा ज़्यादा होता और नीचे जो फ्लोर है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कम होता तो मैं जो है वो फ्लोर के अंदर चला जाता, यानी फ्लोर बहुत वीक होता और मेरा वेट ज़्यादा होता, मैं फ्लोर के अंदर चला जाता। अगर बिल फर्ज, ऐसा होता कभी नहीं है, लेकिन बिल फर्ज आप अज्यूम करें मेरा वेट कम है और फ्लोर का रिएक्शन ज़्यादा है तो मैं हवा में मौलिक हो जाता है, यानी मैं जो है वो रिएक्शन ज़्यादा होता, मैं ऊपर हो जाता, मैं बैलेंस नहीं रह पाता। इसका मतलब है जो हमारा चलना है, इफ़ वी आर वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्शन का रिएक्शन, कि मैं ग्राउंड पे वॉक करता हूँ तो मैं अपना एक कदम बढ़ाता हूँ, दिस इज़ एक्शन, और मुझे ग्राउंड से एक जो है वो पुश फोर्स मिलती है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है जिसकी वजह से मैं अपने कदम आगे बढ़ा पाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड इज़ ऑल्सो नोन एज और इज़ ऑल्सो शोज़ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी यहाँ पर भी जब हम चलते हैं, वॉक करते हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ तो एक्शन बराबर है रिएक्शन के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम सिचुएशन यहाँ पर है जो मैं आपके सामने यहाँ पे बोर्ड बना चुका हूँ। बुक का जो वेट है स्टूडेंट, वो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। जब भी आप वेट की बात करेंगे तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब अगर सिर्फ वेट ही एक्ट करता तो टेबल में से ये टेबल टूटता और ये बुक नीचे आ जाती, लेकिन यहाँ वेट नहीं है, टेबल भी उसे एक फोर्स लगा रहा है। टेबल जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा बुक के ऊपर वो बराबर होती है नॉर्मल रिएक्शन को हम आर से शो करते हैं, ठीक है। वेट बराबर है आर के, यहाँ हम कह सकते हैं जो वेट बराबर है नॉर्मल रिएक्शन के, आर को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है इट इज़ अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द सरफेस एंड इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेट बराबर है नॉर्मल रिएक्शन के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक्शन का रिएक्शन करना था। जिस डायरेक्शन में एक्शन है उसके अपोजिट रिएक्शन होगा हमेशा, ठीक है। इक्वल है दोनों, जितना वेट है उतना आर है, जितना वेट है उतना नॉर्मल रिएक्शन है। अगर खुदा ना खासा, जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, अगर इनमें से कोई एक भी ज़्यादा या कम होता है तो ऑब्जेक्ट या तो नीचे जाएगा वेट के ज़्यादा होने की वजह से, या तो ऊपर जाएगा वेट के कम होने की वजह से। जबकि ऐसा नहीं होता। कहीं भी आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मैंने एक जो है वो बुक टेबल पे रखी है तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जबकि बुक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो कि टेबल की सरफेस बुक पे लगा रही होगी वो अपवर्ड जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा हैंड है और इसके ऊपर मैं मार्कर रख देता हूँ।
तो इस वक्त जो मार्कर है, बोर्ड मार्कर, उस मार्कर का वेट मेरे हैंड पर है, दिस इज़ एक्शन, और मेरे हैंड से एक नॉर्मल रिएक्शन मार्कर पे लग रहा है विच इज़ द रिएक्शन, ठीक है। एक्शन इज़ वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज़ द रिएक्शन। तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है इधर, लेकिन इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हमने देखी। फर्स्ट में बॉल और वॉल को डिस्कस किया, सेकंड में हम बुक एंड टेबल को डिस्कस किया हमने कि बुक अगर वेट एज अ एक्शन लगाएगी तो टेबल नॉर्मल रिएक्शन एज अ रिएक्शन लगाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। अब स्टूडेंट मैं इसी हवाले से आपको एक थर्ड एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस करना पसंद करूँगा आपके साथ। अब जो है थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक इंजन ऑफ रॉकेट की, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर जो भी होता है, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इसके इंजन में से आपको पता है फ्लू गैसेस और हाई प्रेशर के साथ जो है गैसेस जो है वो निकलती हैं, एग्जिट करती हैं, और उस रॉकेट के अंदर जो लॉन्चिंग रॉकेट होता है उसके अंदर कैसे एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है किसकी, एक रॉकेट बनाया है जो कि लॉन्च हो रहा है। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है स्टूडेंट्स, तो उसके इंजन में से जब फ्यूल बर्न होता है, और जब फ्यूल आपका कंबशन करेगा और फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि रॉकेट के अंदर एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन मदद करता है कंबशन में, और जब यहाँ पर फ्यूल कंबस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो कंबशन के नतीजे में वो बहुत प्रेशर से गैसेस को जो है वो एग्जिट करेगा। जैसे ही उसकी गैसेस यहाँ से एग्जिट होंगी तो वो गैसेस एक प्रेशर के साथ फोर्स एग्जर्ट करेंगी सरफेस के ऊपर, जहाँ पे रॉकेट यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है, यहाँ पर वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। इसका मतलब है दिस प्रेशर फ्रॉम द गैसेस एग्जिट फ्रॉम द रॉकेट लॉन्चर विल एग्जर्ट एज अ एक्शन। ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगी एज अ एक्शन, ठीक है। एक्शन के तौर पे तमाम की तमाम फ्लू गैसेस ने नीचे फोर्स लगाई है, और ये जो फोर्स है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये हमारे पास एक्शन का काम करेगी, और इस एक्शन के नतीजे में एक रिएक्शन लाजमी होना चाहिए। और वो रिएक्शन क्या होगा कि आपका रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक्शन था, एक्शन क्या था कि जब आपने रॉकेट को स्टार्ट किया है, रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट किया है, तो रॉकेट के अंदर फ्यूल कंबस्ट होने से उसकी जो फ्लू गैसेस हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं फॉर विद प्रेशर, विद हाई प्रेशर, ड्यू टू दैट एक्शन इज़ ऑब्जर्व, ठीक है। एक्शन यहाँ पे हुआ है, और उसके रिएक्शन में रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये बात करेंगे कि रिएक्शन के नतीजे में जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट फिर से वही बात कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इन डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। जितने ज़्यादा प्रेशर से गैसेस इसको एग्जर्ट करेंगी उतनी ज़्यादा स्पीड में आपको रिएक्शन मिलेगा और रॉकेट आपका ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर गैसेस जो है कम कंबस्ट होती हैं और कम प्रेशर से आपको एक्शन मिलता है, तो आपका रॉकेट भी थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, जो कैलकुलेटेड स्पीड है उससे ऊपर नहीं जा सकेगा, ठीक है। इसका मतलब है जब भी हमें किसी रॉकेट को लॉन्च करना पड़ता है तो हमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंबस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे देखना पड़ता है कि हम कितना फ्यूल यहाँ पे कंबस्ट करें जिसके नतीजे में हमें वो एक्शन मिले जिस पर हमारा रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो जाए और हमें रिएक्शन उसका रिसीव हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने तीनों एग्जांपल में देखा कि किस तरह हम हर एक्शन पे देखते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। तो दिस इज़ बेसिकली द लॉ जो कि न्यूटन ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। थर्ड लॉ था हमारे पास ये, जो हमेशा कहता है कि हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बट इन इक्वल इन एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने याद रखना है, इसकी तमाम तर एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है टीचर या एग्जामिनर, ये किसी भी एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू बयान कर सकें। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद उस स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाई, आप कोई भी एग्जाम्पल लें, वहाँ पे आपने समझाना है कि किस तरह एक बॉडी फोर्स लगाएगी तो वो एक्शन कहलाएगा, और उसके नतीजे में दूसरी बॉडी जिस पे फोर्स लगी है वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, और वापस फर्स्ट बॉडी पे जो है फोर्स लगाकर बराबर जो है वो रिएक्शन कर देगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। ये हमारे पास हम कर रहे थे थर्ड लॉ, और यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ जो है वो ख़त्म होता है। इस तरह हमने अपने 3 लेक्चर्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ख़त्म किया है। आप इन तीनों को देखिएगा तो आपको न्यूटन के तीनों लॉ जो है बखूबी समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वो मास को वेट समझ लेते हैं,
वेट को मास समझ लेते हैं। अक्सर लोग दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कि हमें जो है इतने किलोग्राम, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चाहिए, टोमेटो चाहिए, तो वो किलोग्राम कहते हैं बहुत वेट है इसका, बहुत ज़्यादा जो है हमने 5 kg का वेट उठाया हुआ है। तो वेट इज़ नॉट द kg, वेट इज़ नॉट मेजर्ड इन kgs, ठीक है। ये तमाम तर कन्फ्यूजन हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे इजाज़त दें इस क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।